नमस्कार दोस्तों। आज हम मकर लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मकर लगन का जो मकर प्रथम भाव का में जो है मकर राशि विराजमान है, तो इसका मकर राशि का जो स्वामी है वो कहाँ विराजमान है, सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा आज इस चीज़ के ऊपर होगी। अर्थात इस जातक का भाग्य कैसे रहेगा और इस जातक का भाग्य कैसे है, माता पिता कैसे थे इसके, भाई बंधु कैसे रहेंगे, शत्रु कैसे रहेंगे और इस जातक का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। तो ये सारी इन चीज़ों के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरा नाम संजीव सिंह राणा, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना जो है ना भूलें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको इस कुंडली के पूरे में बताना चाहता हूँ। इस कुंडली में जो है वो मकर लगन जो है 10 नंबर, अर्थात यहाँ पे मकर लगन विराजमान है। मकर लगन 8.7 डिग्री का मकर लगन है और वृष राशि है इस कुंडली की। चंद्रमा की वृष राशि जो है, चंद्रमा जो है वो शुक्र की राशि में है, जो उच्च का होकर विराजमान होता है। जब चंद्रमा शुक्र की राशि में विराजमान होता है तो वो उच्च का माना जाता है, बहुत उच्च का माना जाता है और डिग्री भी इसकी 24.33 डिग्री है, तो उच्च का है। इसका जो मकर का स्वामी है वो छठे आठवें, मैंने अपने पहले में बोला है कि जब लगन का स्वामी छठे आठवें और 12वें में चला जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात इस जातक का लगन जो है, अर्थात इसका जो 50% जो बॉडी का पार्ट है या जो इसके सोच विचार है, वो जब अष्टम में चले गया है ग्रह, जो शनि अष्टम में चला गया, वो भी 2 डिग्री का, ना तो लगन की बहुत अच्छी ऊंची डिग्री है, 6 डिग्री मतलब युवावस्था का लगन है। लगन तो ये जातक तो उच्च का रहेगा, परंतु इसकी जो सोच बुद्धि होगी वो इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होगी, एकदम जो तीक्ष्ण वो तीक्ष्ण नहीं होगी। मतलब एक किस्म से जो स्टाइल होता है वो लाइफ का, वो इतना ज़्यादा, क्योंकि इसका भाव का स्वामी जो है वो शनि जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया, वो भी 2 डिग्री का विराजमान है, अर्थात शुक्र के साथ विराजमान हो गया। और शुक्र जो है वो इससे सूर्य के घर में सिंह राशि में विराजमान है। जब शनि सिंह राशि में विराजमान होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता है। तो परंतु इस कुंडली में एक चीज़ और भी है कि लगन तो रिक्त है, लगन तो रिक्त है, तो इस कुंडली को मैं बड़े उच्च कुंडली नहीं मान सकता, क्योंकि लगन रिक्त होने के कारण कुंडली जो है लगन में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। और दूसरी ये कालसर्प की, पूर्ण कालसर्प की कुंडली है। यहाँ से देखिए आप, इसको जब केतु और राहु के पास में सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसको पितृदोष भी कहते हैं। या कुंडली जो है उसको केतु और राहु के पास में आने के कारण इसको कालसर्प दोष की कुंडली जो है, पूर्ण कालसर्प दोष की कुंडली कहा जाता है। परंतु इस कुंडली में एक ही चीज़ जो अच्छी है वो चंद्रमा जो 24 डिग्री का, अर्थात ये जातक कभी भी किसी चीज़ का वो नहीं लेता है, टेंशन नहीं लेता है। वृष राशि में, अर्थात वृष राशि में इसके विद्या स्थान में जो है वो चंद्रमा विराजमान होने के कारण, ये चंद्रमा जो है यहाँ पे विराजमान होने के कारण ये जातक किसी भी चीज़ की अपनी लाइफ में टेंशन लेता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, होता रहे जो भी होता रहे, तो इस चीज़ की वो टेंशन नहीं लेता है। अब दूसरा एक चीज़ है, ये तो मैंने भाव का बता दिया आपको, 10वें और 11वें घर का मालिक शनि होता है। इस घर का मालिक शनि है, जो शनि उठ के यहाँ पे विराजमान हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसको आय संबंधी भी दिक्कत होगी और इसको कर्म, मतलब जो अपने शरीर संबंधी या अपने व्यवहार संबंधी वो जो सारी दिक्कतें जो है वो होंगी, क्योंकि ये दोनों अच्छा नहीं है। इसका जो है वो जाकर के अष्टम घर में विराजमान हो गया है। ऐसे जातक जो होते हैं वो रहस्यमयी होते हैं, अर्थात कोई ना कोई चीज़ रहस्यमयी, ये अपने बुढ़ापे में या अपनी आधी उम्र के बाद कोई चीज़ें 42 ईयर के बाद जो कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें का उद्घोषित करेंगे। परंतु ये जातक जो है वो धन में इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये आय स्थान में भी व्यवधान रहेगा ही रहेगा, ये ताउम्र ही रहने वाला है। जिस भी जातक की कुंडली है मैं उस जातक से क्लियर कट कहना चाहता हूँ, क्योंकि शनि के कारण आपको ताउम्र जो है व्यवधान रहने वाला है। यहाँ केतु है 12वें घर में, बृहस्पति के घर में केतु विराजमान है। तो केतु यहाँ पे विराजमान होने के कारण छोटे भाई बहनों या अपने जो भाई बहनों, अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी, किसी भाई बहनों के साथ भी इसके जो जातक के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे। 21.43 डिग्री का है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो है वो रहने वाला है।
अब ये खाना जो है नंबर 1, इसका मालिक मंगल है, और मंगल जो है वो छठे में विराजमान हो गया है। इस घर का मालिक मंगल है, तो घर से भी ज़्यादा सुख समृद्धि नहीं मिलेगी, माता से भी कोई ज़्यादा सुख जो है वो प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा घर का और माता का कारक है। यहाँ तो चंद्रमा विराजमान है, परंतु मंगल, इस घर का मंगल जो है वो छठे में जा करके विराजमान हो गया है, गुरु के साथ विराजमान हो गया है। ऐसे जातकों का एक चीज़ मैंने देखा कि जब छठे घर में गुरु विराजमान होता है तो ऐसे जातक जो है अपनी पुराने ईश्वर से प्राप्त की हुई जो इनको आशीर्वाद होता है उसके थ्रू टांग पे टांग रख करके ही खाना खाते हैं। मतलब इनको जो है वो किसी भी चीज़ से इनकम आती रहेगी, चाहे इनकी पत्नी कमाती होगी, चाहे इनको किराए से आय आती होगी, परंतु सुखपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, जिसके कारण ये चंद्रमा है। चंद्रमा भी इनको मन से, इनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। और गुरु भी यहाँ पे इस घर में होने के कारण, इस जातक के शत्रु मंगल होने के कारण, शत्रु तो होंगे वो गुरु खत्म कर देगा, कोई ज़्यादा शत्रु नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंगे। गुरु जो है वो बुध के घर में है, आद्रा नक्षत्र में है, परंतु जब गुरु यहाँ पे विराजमान हो जाता है तो ऐसे जातकों को अपनी लाइफ को वो बोलते हैं कि पुराने जन्मों के कमाए हुए कर्मों का खा रहा है। तो वही इस कुंडली का पूरा विचार है कि पुराने जन्मों को दिया हुआ जो वो खाना खा रहा है, और ये जातक को ज़्यादा काम धंधा करने वाला नहीं है, पुराने जो इसकी जो कमाई होगी उसी का ही ये लाइफ में सेवन करेगा। तो ये था छठे भाव में मैंने आपको बता दिया। परंतु चंद्रमा यहाँ उच्च होने के कारण इस जातक की विद्या अच्छी होगी, विद्या जो होगी वो अच्छी होगी, मानसिक सूक्ष्म बुद्धि अच्छी होगी। इसको जब चंद्रमा उच्च का होगा तो इसको फ़ायदा होगा, परंतु जब चंद्रमा नीच का होगा तो थोड़ा बहुत जो नुकसान रह सकता है। परंतु विद्या स्थान का मालिक होने के कारण, बच्चों के स्थान का मालिक होने, बच्चे भी इस जातक के बच्चे भी अच्छे होंगे, और बच्चे हो सकता है कि विदेश में भी पढ़ाई करें, बच्चे विदेश में पढ़ाई करें, बच्चे अच्छे होंगे तो बच्चों की कुंडली देख के पता चलेगा। परंतु जहाँ तक 24 डिग्री का चंद्रमा है तो बच्चों का भी वो अच्छा, बच्चों का व्यवहार भी अच्छा होगा, बच्चों की वाणी भी अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे और इनकी सूक्ष्म बुद्धि अच्छी होगी, बच्चों के साथ इसका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। परंतु ये मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरा एक चीज़ हो रहा है कि कर्क राशि, इसका त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया है जा करके, तो कर्क राशि के ऊपर, इस भाव के ऊपर तो कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, तो सौम्य शादी भी इनकी ठीक रहेगी, कोई बड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, परंतु शादी जो है ठीक रहने वाली है। कोई किसी के साथ पार्टनरशिप भी करेंगे तो भी ठीक रहेगी, परंतु शादी व्यवहार जो है इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इसका जो है वो शुक्र के घर में वृष में उच्च का बैठा हुआ है। तो ये देखा जाता है कि 7वें भाव का स्वामी कहाँ विराजमान है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में विराजमान है, जिसके कारण से शादी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, इनको कोई ऐसा वो नहीं होगा। परंतु ये देखिए, अब ये भाव जो है इनका, ये भाव खराब है। शुक्र और शनि जहाँ इकट्ठे विराजमान होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, परंतु अष्टम भाव में विराजमान है, तो ये रहस्यमयी कुंडली है। ये व्यक्ति जो है वो रहस्यमयी है, अपने आप में ही रहस्यमयी है। अब एक चीज़ और आते हैं कि ये छठे घर में, कन्या राशि में राहु भी उच्च का होता है, सूर्य भी उच्च का है और बुध भी उच्च का है। इस जातक का भाग्य बहुत ही प्रबल है, भाग्य बहुत प्रबल है। ये जो चीज़ खा रहा है, कमा रहा है, सब अपने भाग्य के बल पे ही कमा रहा है। एक तो इसकी सूक्ष्म बुद्धि अच्छी है, दूसरा इसका भाग्य अच्छा है। छठे घर में, बुध के घर में राहु विराजमान बहुत अच्छा माना जाता है, बुध के घर में सूर्य अच्छा माना जाता है, और बुध के घर में बुध अपने आप विराजमान। तो सूर्य पिता की तरफ से इनको बहुत अच्छा लाभ, माता पिता की तरफ से देखो 24 डिग्री का चंद्रमा है और 16 डिग्री का सूर्य है, सूर्य बहुत अच्छा है। तो पिता की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा, चाहे प्रॉपर्टी मिलेगी या पिताजी ने जो कमाया होगा वो उसी के ऊपर, उसी का ही भोग करेंगे। पिताजी इनको सब कुछ दे के जाएंगे, और इनका भाग्य जो है वो भी सूरज से, जैसे सुबह उठते हैं, अगर थोड़ा ग्रहण योग भी है, क्योंकि सूर्य के साथ ग्रहण योग भी है, परंतु पिता का दिया हुआ आशीर्वाद इनको मिलेगा। ये अगर राहु अकेला होता तो बहुत बढ़िया होता है, सूर्य बुध अकेले होते तो बहुत बढ़िया होता, परंतु राहु भी इस घर में विराजमान होने के कारण इनको थोड़ा सा व्यवधान रहता है। अब ये घर आता है कर्म स्थान का, इस घर का शुक्र जो है वो भी नीच में बैठ गया। मैंने दो चीज़ें देखी, अब ये आपको खुद कुंडली से पता लगेगा कि जब कर्म स्थान ही ठीक नहीं होगा, तो कर्म स्थान ठीक नहीं होने के कारण तो आय स्थान में लाभ, मतलब आय स्थान में कहाँ से वृद्धि होगी। जब कर्म स्थान का मालिक अष्टम में विराजमान हो गया, जब अष्टम में विराजमान होने के कारण इनका कर्म ही उच्च नहीं होगा, कर्म ही नहीं कर पाएंगे, तो आय कहाँ से होगी। तो नौकरी में तो एक इनका मन नहीं लगेगा, करेंगे भी तो मन नहीं लगेगा, कर्म ही उच्च नहीं होगा, परंतु सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा, कर्म ही उच्च नहीं होगा। अब आते हैं
इस भाव के ऊपर ये जो लाभ का भाव है, लाभ का भाव का मंगल है, मंगल भी शत्रुओं से आए, शत्रुओं से लाभ, शत्रुओं से लाभ अर्थात कोई इनके बारे में बुरा भी सोचेगा तो उसको भी उससे भी इनको लाभ होगा। अब इसमें लाभ होगा। अब नवें भाव का मालिक, अब इसमें एक विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है। अब नवें मोक्ष के स्थान का मालिक नवा जो है वो ये बैठ गया, अर्थात छठे, आठवें और 12वें का मालिक कहीं भी छठे में बैठ जाए, 8वें बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, अगर इन दोनों का भाव का मालिक जो बैठ जाए तो इसको विपरीत राजयोग की कुंडली कहते हैं। इसमें 2 योग हैं, काल सर्प योग है और विपरीत राजयोग है, क्योंकि इस बुध का जो ये इस घर का जो गुरु अन्ना, इस घर का 12वें घर का जो मालिक है वो छठे में विराजमान होने के कारण ये जातक जो है वो विपरीत राजयोग का है। अर्थात कुल मिला जुला के ये माना जा सकता है कि ये कुंडली एक मतलब काम ना करने वाले व्यक्ति की है, और वो जो जिसको पुरानी संपत्ति मिली है उसी संपत्ति से अपनी आय उपार्जित करेगा, उसको वही धन लाभ मिलेगा, उसी से वो अपने घर का व्यवहार चलाएगा और मन उसका शांत रहेगा, कोई उसको टेंशन नहीं है। इस व्यक्ति को कहते हैं कि टांग के ऊपर टांग के रख के, मतलब लात के ऊपर लात रख के खाने वाला व्यक्ति, इस मतलब जिस कुंडली का जो भाव है इस भाव का ये मालिक है। इसका अर्थ जो है इसका ये है। अब इस भाव का मैं बताना चाहता हूँ कि ये जातक अपना कर्म ठीक करना है तो शनि से रिलेटेड और सूर्य से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड चीज़ें दान करें। शुक्र इस घर में नीच जरूर है, सुस्ती रहेगी, मतलब सुस्ती तो रहेगी, तो ये सफ़ेद वस्तु का दान करें और माँ का दान करें। सफ़ेद वस्तु और माँ का दान करें। कभी भी सफ़ेद वस्तु मतलब और शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजा करें, महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं और भोले शंकर की पूजा कर सकते हैं। और शनि और शुक्र के साथ जो है वो माँ, और मैंने इनको बताया दूसरा चावल का दान किसी शिवालय में करे, किसी मंदिर में करे, किसी वृद्ध आश्रम में करे। अगर किसी अंधे आश्रम में जाकर के दान करे तो अंधे आश्रम में जाकर दान करे तो ये जो स्थान जो है वो जागृत हो सकता है। इसका मालिक अर्थात इसका खर्चा करना है तो इसका ये स्थान शनि का स्थान है। शनि को जो है आप दान करेंगे तो शनि प्रसन्न होगा, तो इनको नौकरी आय जो है प्राप्त हो सकती है। इसका मैंने आपको ये बता दिया। राहु के लिए नारियल जो है वो पूर्णमासी के ऊपर जो है एक नारियल जो है विष्णु सहस्त्र नाम करके नारियल जो है पानी में बहाएं। ये नोट कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम करके पानी में नारियल बहाने से इनको ठीक रहेगा, जिससे सूर्य का जो ग्रहण योग है वो दूर हो जाएगा। कुंडली में एक ग्रहण योग है, एक काल सर्प योग है, और ये जो मैंने आपको काल सर्प योग और विपरीत राजयोग है, ये तो मैंने इनके कुंडली के विवेचना इस प्रकार से बता दी। अब मैं इस चीज़ के ऊपर आता हूँ कि आजकल इनको शनि की दशा लगी हुई है। शनि की दशा अर्थात ये जो शनि में केतु चला हुआ 2023 तक, शनि में फिर शुक्र चला हुआ है, शनि में शुक्र 2024 तक, शनि में सूरज। तो शनि की दशा जो है वो एक प्रतीक्षा की, मतलब इंसान की परीक्षा लेती है और वो भी इस घर का मालिक, मतलब अष्टम घर का शनि जो है वो ठीक नहीं, मतलब आयु तो दीर्घ होगी, आयु में कोई व्यवधान नहीं होगा। 2034 तक इनकी ये जो है ये 1 to 1 जो इनकी दशा आएगी शनि की। पहले शनि में शुक्र है, शनि में शुक्र जो है शनि में शुक्र ही चला हुआ है जो 2023 से लेकर के ये 24 तक रहेगा। फिर शनि में सूरज का अंतर आएगा, ये अंतर 2024 से लेके 2024 से लेकर के 2028 नहीं, ये 2028 से लेके 29 के बीच का अंतरा जो है वो ख़राब रहने वाला है। फिर 2038 से लेके 2030 तक का भी अंतरा ख़राब रहने वाला है इनका अंतरा, क्योंकि शनि में शुक्र 3 साल का आता है, तो 24 से लेकर 28 तक शुक्र का अंतरा इनमें रहने वाला है। तो 27 तक तो शुक्र के अंतरा ठीक रहेगा, परंतु ये इन चीज़ों का दान करें, इन चीज़ों का कभी भी नाग ना पहने को कुछ ना करें। शुक्र का अंतरा सही रहेगा। अपनी जुबान ठीक रखें, नहीं तो शनि इनको ख़राब करेगा। शनि में नम्रता से हाथ जोड़ करके जो कोई कहता है उसकी बात सुन लें। इस सालों तक आप 2034 तक नम्र ही रहे, हाथ जोड़ करके ही झुके रहें, तब तक आपकी लाइफ ठीक रहेगी। अदरवाइज ये शनि आपको झटके पे झटके देगा। एक तो सूरज के घर में बैठा हुआ है, और दूसरा आप एक काम और करें, अमावस्या के दिन अपना तोला दान जरूर करें। किसी विद्वान पंडित से आप सलाह कर लें कि आपको शनि के लिए क्या क्या चीज़ें दान करनी है, परंतु शनि के लिए आप तोला दान जरूर करें। चावल और माँ का और काली वस्तुओं का आप दान करेंगे तो शनि, ये तो आप हर चीज़ आप गरीब आश्रम महीने में थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, आपकी समर्था जितनी हो, आप ये सोचें कि मैं 10 किलो दान करूं, 5 किलो दान करूं, आपकी समर्थ्य के अनुसार
अगर आपको लगता है कि आप 1 किलो माह की दाल ही दान कर सकते हैं, तो गरीब जहाँ पे जा कर के 1 किलो माह की दाल दान करेंगे उसका भी उतना ही प्रभाव होता है, 10 किलो दान करने का भी उतना ही प्रभाव होता है। परंतु तोला दान में आपको कम से कम भी अपनी बॉडी के वेट के अनुसार जो है वो सामान दान करना है, तभी ये जाकर के शनि शांत होगा। अदरवाइज ये शनि आपको नौकरी से भी वंचित रखेगा और बाकी चीज़ों से भी वंचित रखेगा। और शनि में एक चीज़ और बता देता हूँ, शनि में चंद्रमा का अंतरा भी बहुत ख़राब आता है। इस टाइम आपको संभल के रहना है। अगर कोई और कुंडली में बाद में जानकारी लेनी होगी तो आप मेरे से दोबारा संपर्क कर सकते हैं। परंतु शनि में ये जो अंतरा आएगा 13/1/2029 से लेकर 15/8/2030 तक, ये अंतरा बहुत ख़राब रहने वाला है। शनि में सूरज का अंतरा भी खराब रहता है, शनि में चंद्रमा का अंतरा भी खराब रहता है, फिर शनि में मंगल जाके ठीक आएगा, फिर शनि में राहु सम रहेगा, पर शनि में गुरु जाकर के भी ठीक होगा। परंतु आपको 2030 तक जो है बिल्कुल संभल के ही रहना पड़ेगा। मृत्यु कुछ नहीं होती, को कुछ नहीं होता, ऐसा कोई योग नहीं है। शनि इस घर में बैठा है, कोई हड्डी नहीं तोड़ेगा, कोई कुछ नहीं तोड़ेगा, पर मानसिक परेशानी आपको देगा, चाहे वो नौकरी संबंधित परेशानी होगी, चाहे वो किसी भी संबंधित परेशानी होगी, परंतु मानसिक संबंधी परेशानी जो देगा। और पूर्णमासी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम करके ये जो बहाएं। शनि के बाद आपको बुध का अंतरा शुरू होगा। जो बुध का अंतरा है वो आपकी लाइफ का अच्छा रहेगा। आपके पीरियड जो है वो 2037 के बाद आपका भाग्य जो है वो चमकृत होगा। 2037 से ही आपका बुध जो है वो आपकी लाइफ को अच्छा कर देगा, परंतु 2037 तक आपको ये चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। अब ये देखिए, मैं बुध के अंतरे के बारे में, बुध जो है वो चंद्रमा की होरा में है, तो शनि के बाद जब बुध की राशि आएगी, मेरे वर्ड लिख लीजिए, या मैं ये आज वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है आप जब चाहें इसको सुनें और जब चाहें इसको देखें। और जब आपका बुध का अंतरा 2037 में आएगा तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, परंतु उस टाइम तक आपको नम्र होकर ही रहना पड़ेगा। चाहे आपकी पत्नी आपको गुस्सा करे, चाहे आपका भाई आपको गुस्सा करे, चाहे आपका कोई करे, शत्रु भी खड़े होंगे, परंतु शत्रुओं से भी आपने नमन ही करना है। शनि आपको अगर गलत काम नहीं करेंगे तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा। शनि मंदिर भी जाएं, शनि मंदिर भी जाके तेल चढ़ाएं और उसको माँ चढ़ाएं शनि को, और तोला दान जरूर करें। तोला दान से आपका शनि जो है वो शांत होगा। यही थी आपकी कुंडली की विवेचना। आपका जीवन साथी आपका अच्छा है, क्योंकि छठे घर इसमें शुक्र विराजमान है, तो जीवन साथी आपको अच्छा है। ऐसा कोई लाइफ में कोई वो दिक्कत नहीं है। बृहस्पति भी आपकी कुंडली में गुरु है, इस खाने में गुरु और केतु है, तो पूजा पाठ करने वाला आपका जो है वो जीवन साथी, जो आपका जीवन साथी होगा वो मोक्षदायी योग उसकी कुंडली में हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु केतु इकट्ठे हैं। तो आपकी पत्नी की कुंडली में भी गुरु केतु जो हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, वो पूजा पाठ करने वाली होगी, उसके पूजा पाठ से भी आपको फर्क पड़ेगा। तो यही थी आपकी कुंडली की विवेचना। आपकी कुंडली में ये देखिए, गुरु जो है वो 134 डिग्री का है, शनि भी आपकी कुंडली में 140 का है, अगर 140 डिग्री का उच्च का, षटवल में उच्च का है। शनि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। अगर आप गलत काम करेंगे, या आपने पिछले जो बृहस्पति की राशि में जब ये राशि दशा लगी होगी, इसमें आपने कोई गलत काम किए होंगे, तो शनि आपको इसका फल जो है वो यहाँ पर देगा। परंतु आपको कभी अगर ज़िंदगी में समय लगे तो आप बोध गया जाके विष्णुपाद मंदिर में जा कर के आप अपना वहाँ पे अमावस्या के दिन जो है वो पितरदान जरूर करें, जिससे बहुत फ़र्क आपकी कुंडली में पड़ेगा। ये फ़र्क जो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। मतलब ये जो आप पितर शांति करेंगे, वैसे तो आज अमावस्या है, आज के दिन आप अगर आप क्या कहते हैं श्राद्धों में अमावस्या के दिन जाकर के बोध गया में और विष्णुपाद मंदिर में जाकर के पूजा करें, तो उससे आपका ये केतु और राहु का जो ये काल सर्प योग का दोष है वो दूर होता है। आपको जाना है और वहाँ पे पूजा करनी है। यही थी इसी कुंडली की विवेचना। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने जीवन में उपयोगी करें। आगे बार अगले कोई अगर विचार विमर्श करना होगा तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।